चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से एडवोकेट संदीप दुबे हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से एडवोकेट सर्वेश त्रिपाठी हैं, हिंदू धर्मगुरु महंत रामदूत दास हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले एडवोकेट सर्वेश त्रिपाठी, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत बहुत गंभीर, उन्होंने 2 बच्चों को भी अपने साथ वो अदालत लेकर गए और वहां पर उनके बयान हुए। पहले यह मामला 13 फरवरी को सुना गया और उसके बाद आज इसमें एफआईआर का आदेश दिया गया है। बहुत सारी प्रक्रिया देना जो है बहुत सही नहीं होगा, लेकिन ये देखना होगा आपको कि ये जाके न्यायालय तक गए, क्योंकि कोई ऐसा एविडेंस था नहीं कि पुलिस इसका संज्ञान ले। 173 में तब जाना पड़ा इनको जब पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, ये खुद कह रहे हैं। और पुलिस ऐसा नहीं है कि विपक्ष की पुलिस है, अभी सरकार भी जो है मुख्यमंत्री जी वैसे ही शंकराचार्य जी के विरुद्ध रह रहे हैं। तो उसके बाद भी पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं प्राइमा फेसाई, इसीलिए कोर्ट में जाना पड़ा। वहां से ऐसे जब सीरियस एलिगेशंस होते हैं तो एफआईआर का आदेश हो जाता है। तो ये कोई अभी इस पे जांच बाकी होगी, जांच होगी तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। कुछ जो न्यायालय को सही लगेगा उस पर जल्दी से जल्दी जांच हो। माननीय जो आदरणीय शंकराचार्य जी खुद ही कह रहे हैं इस पर जल्दी से जल्दी जांच हो, जिससे पता चल जाए कि इसका पर्दाफाश हो जाए कि ये साजिश है कि क्या है। और रही बात जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और ये क्लियर है, ऐसा नहीं है उनके खुद के इतिहास के बारे में खंगाला जाएगा तो खुद हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो अ पर्सन सीकिंग इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, इनका खुद का रिकॉर्ड अगर देखा जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये क्या है। और ये भी उसको आरोप लगाते लगाते कि अखिलेश जी ये बता दें और वो बोल रहे हैं, ये सब समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल साजिश है ये, और ये सामने आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये जो भाजपा करवा रही है साजिश, इसमें कुल मिलाकर नुकसान सनातन का ही हो रहा है हर तरफ से, और ये अब सनातन को इससे ज्यादा आहत करने वाली कोई पार्टी आई नहीं है भारत। संदीप दुबे जी, वो पॉलिटिकल साजिश, बीजेपी की साजिश खुलकर कह रहे हैं सर्वेश जी। मुझे लगता है सर्वेश भाई पढ़े लिखे हैं और वकील भी हैं, उनको पता होना चाहिए कि कोई साजिश अपनी बदनामी के लिए करेगा। इतना भी कॉन्स्पिरेटर कोई होगा आज तक, इंटेंशन इतनी होगी कि वो साजिश करे और उसी को लोग बदनाम भी करें। देखिए कौन है जो गुरुजी हैं उनके नाम का उपयोग अपने राजनीतिक हित के लिए कर रहा है, कौन है जो फोन पे बात करता है गुरुजी से। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जैसा भी हो रहा है, हमें लगता है इसको पार्टी पक्ष से ऊपर, अब चूंकि मामला न्यायालय में चला गया है तो न्यायिक दृष्टिकोण से हम सब, मैं भी वकील हूं और हमारे सर्वेश भाई भी लॉयर हैं, तो इस विषय में टिक्का टिप्पणी राजनीतिक तो मैं करूंगा, लेकिन इस केस के विषय में टिक्का टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं इतना जरूर है कि निष्पक्ष जांच हो और डरने की जरूरत नहीं है। उनको जब बुलाया जाए वो जाएं, और ठीक है अगर गलत नहीं है तो फिर वो दूध का दूध पानी का पानी है, न्यायालय बरी कर देगा। संदीप जी, क्योंकि आप एडवोकेट हैं दोनों, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, पॉक्सो एक्ट है ये, नाबालिगों के यौन शोषण का मामला है, क्या होगी कार्रवाई? पॉक्सो में एफआईआर दर्ज होने के बाद सबसे पहली कार्रवाई क्या होती है? नहीं, आपको लगता है कि पॉस्को में एफआईआर लॉन्च हो गई है और एफआईआर लॉन्च होने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर अरेस्ट करके उनकी पूछताछ होगी? कई बार ऐसे मामले होते हैं जहां पे अगर एविडेंस नहीं है और तो प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको प्रथम दृष्टया रखता है तो उसके बाद वो अरेस्ट करती है। और उनके पास भी अवसर, वो चाहे तो हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट से उनको एंटीसिपेटरी बेल शायद है उत्तर प्रदेश में, तो उनको मिल जाएगा कि पुलिस उनको सहयोग, वो पुलिस को करें, जांच में सहयोग करें। अगर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है तो वो बरी हो जाएंगे। लेकिन मैं एक और बात, अब राजनीतिक बात कर लेता हूं, इससे फायदा किसको है? समाजवादी पार्टी के लोग ब्राह्मणों के ऊपर तर्कहीन व्यंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी सरकार है, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की हितैषी नहीं है, कभी कहते हैं कि सवर्णों की हितैषी नहीं है। इससे फायदा किसको हो रहा है? फायदा कौन लोग हैं जो फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं? तो वो जातियों के आधार के गणित पे जो राजनीति उत्तर प्रदेश में करने वाले लोग हैं, वो इसके पीछे साजिशकर्ता हो सकते हैं। और इसकी भी जांच होगी और इसकी प्रॉपर जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो गलत होगा, अगर किसी ने गलत एफआईआर भी करी होगी, वो भी बख्शा नहीं जाएगा। महंत रामदूत जी, वो भी बख्शा नहीं जाएगा। महंत रामदूत जी, क्योंकि हमने इस मुद्दे पर पहले कई बार चर्चा की है, आपने खुलकर अभय मुक्तेश्वरानंद जी का पक्ष लिया है। मैं समझना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है, क्या उसे सिर्फ राजनीति के ही चश्मे से देखा जाना चाहिए, या फिर अपराध होता है, शिकायत की गई है, अदालत ने एफआईआर का आदेश दिया है, उसे सिर्फ अलग करके देखिए, उसको जो अब तक राजनीति चल रही थी माघ मेले से और बाकी चीजों को लेकर, उससे अलग देखा जाना चाहिए? देखो विशाल जी, ये बात वास्तविक है कि आज जो भारत में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। पहले आदरणीय शंकराचार्य जी से प्रमाण मांगे गए, वो बात अगर सटीक नहीं हुई तो एक इतना
इतना निंदनीय एलिगेशन जो लगाया गया सनातन के सर्वोच्च पीठ के ऊपर, ये कहीं ना कहीं देखिए, भारत में कानून है जब तक और इन्वेस्टिगेशन का दौर रहेगा तो ये विचारणीय विषय तो रहेगा। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर दुर्भाग्यवश ये सत्य निकला या सौभाग्यवश ये झूठ निकला, तो एक तरफ ब्रह्मचारी जी हैं और एक तरफ पूज्य शंकराचार्य हैं, दोनों सनातन के प्रहरी हैं, सनातन के रक्षक हैं। अब आप एक चीज समझिए कि कहीं अगर इनमें से कोई एक भी राजनीति से ओतप्रोत हुआ तो दोनों तरीके से हानि सनातन की होगी। अगर यहां ये ऐसा एलिगेशन है विशाल जी कि जब ये सिद्ध होगा तो अभी इसको किसी भी तरीके से दृष्टिगत नहीं रखा जाता। पहली बार जब मैंने इस विषय में सुना तो मैं भी स्तब्ध हूं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए मैं एक अपना सटीक मत नहीं रख पा रहा हूं, क्योंकि ये दो पहलू बन चुके हैं। और मैंने कहीं सुना है कि अगर किसी से नहीं जीता जा सकता है तो उसे बदनाम कर दो। क्या राजनीति वास्तविकता में इतनी गंदी हो चुकी है कि 2022 में बने शंकराचार्य अभी तक बहुत बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो अपनी गद्दी संभाल रहे थे, और इस मांग मेले में राजनीतिक टकराव क्या हुआ, इसी एक महीने के दायरे में उनसे शंकराचार्य होने के प्रमाण भी मांग लिए जाते हैं, उनके साथ नोटिस भी चस्पा कर दिया जाता है, और अब तो यौन उत्पीड़न जैसे संगीन आरोप भी लगा दिए जाते हैं। और करने वाला कौन है कि थोड़ी सी नेटवर्क में दिक्कत, में आपके पास आता हूं। सुनील जी, इन सब चीजों को कनेक्ट करके देखा जाए, माघ मेले का विवाद, फिर नोटिस देना, फिर शंकराचार्य होने पर सवाल उठाना, फिर यौन शोषण का केस हो जाना, कोई शख्स गद्दारों में था। ठीक, सुनील जी। देखो विशाल कालरा साहब, मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि बहुत बड़े बड़े लोग जो सामाजिक पद प्रतिष्ठा पाए हुए होते हैं, जब तक उनके ऊपर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और फिर जांच पे जांच नहीं होती, तब तक हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। आज कई बड़े उद्योगपति आपने देखे होंगे देश से बाहर हैं यार। उन उद्योगपतियों की तस्वीरें आप देखेंगे, उन उद्योगपतियों के जिन जिन कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिए हैं वो देखेंगे, तो निश्चित तौर से पाएंगे कि बड़ा सम्मानजनक उनका जीवन रहा। आसाराम बापू हमारे यहाँ सामने एक प्रकरण है। आसाराम बापू जी पर भी जब ये आरोप लगे थे तब भी यही था कि राजनीतिक कारणों से आरोप लगाए गए हैं, लेकिन 1.5 दशक बीत जाने के बावजूद भी आज तक आसाराम बापू या आसाराम बापू के समर्थक जो एडवोकेट्स बड़े बड़े हैं वो सिद्ध नहीं कर पाए कि उन पर एलिगेशन गलत थे। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि कोर्ट के संज्ञान में यह प्रकरण गया है, कोर्ट ने उन बच्चों की सुनी है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि FIR होनी चाहिए। लेकिन संदीप जी ने जो बताया और सर्वेश त्रिपाठी जी भी दोनों एडवोकेट हैं, ये न्यायिक प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझते होंगे। यदि कुछ गलत नहीं किया है तो गलत नहीं होगा। और अभी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश भी किया है कि जिन लोगों ने झूठी FIR कराई हैं उनकी सारी लिस्ट तैयार कराई जाए और उनके खिलाफ भी FIR होगी, वो पुलिस की तरफ से FIR होगी। जिन मामलों में क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई, FIR लगा दी गई है, उसके बावजूद FIR सीधी एक्सेप्ट कोर्ट में नहीं होगी। तो यदि ऐसा कुछ है कि झूठी FIR है, तो जो नया कानून केंद्र सरकार ने बनाया है उसमें ये प्रावधान पहले से ही मौजूद है कि यदि झूठी FIR पाई जाती है, झूठा एलिगेशन पाया जाता है, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर इस बात से सहमत हूं जो धर्मगुरु बैठे हुए हैं कि नुकसान सनातन का ही होना है। झूठे आरोप लगे तब भी सनातन का, और झूठे आरोप यदि निराधार पाए गए तब भी निश्चित तौर से सनातन का ही नुकसान होगा। क्योंकि जब ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग
शंका के दायरे में आ जाएं, उन पर लोग शक करने लगें, तो निश्चित तौर से आप समझिए कि उनके प्रति जो आदर भाव जनता के बीच है, जो सम्मान जनता के बीच होता है, उसी नजर से जनता दूसरे संतों को भी देखने लगती है। तो ये एक गंभीर समय है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच करेगी और निष्पक्ष जांच के बाद जो भी जांच में निकल के आएगा, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए जो सुखदायी होगा, जो लोकतंत्र को मजबूत करने वाला होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास कराने वाला होगा, निश्चित तौर से हम उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। सर्वेश जी, झूठी एफआईआर होगी तो भी तो एक्शन हो सकता है। इस बात का द्योतक कतई नहीं है कि कोई क्राइम हुआ है। एफआईआर, वो भी आप ये समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, कोर्ट जाना पड़ा इनको, और ये खुद कह रहे हैं कि ये दर दर भटक रहे थे, पुलिस नहीं सुन रही थी। तो पुलिस के ऊपर कोई दबाव तो था नहीं किसी का। शंकराचार्य जी इस हालत में नहीं है कि पुलिस के ऊपर दबाव डाल सकें, अखिलेश यादव जी इस हालत में नहीं है कि पुलिस के ऊपर दबाव डाल सकें, सरकार निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर दबाव नहीं डाल रही होगी। तो ये क्यों डिले हुआ होगा? क्योंकि पुलिस को प्राइमा फेसाई कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले होंगे कि उसके तहत वो मुकदमा दर्ज करे। फिर ये कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से 173(4) में लेके आते हैं, एफआईआर का आदेश दिया जाना, ये कहा, कोर्ट कहता है कि आप जो है जांच करिए। तो अब ईमान, और शंकराचार्य जी ने, अभी मैं उनका बयान सुन रहा था कि वो कह रहे थे मैं पूरा कॉपरेट करूंगा, मुझे पता है कि कुछ गलत नहीं है तो पूरा कॉपरेट करूंगा। और जो बहुत उन्होंने अपील भी की, माननीय न्यायालय जल्दी से जल्दी इसका फैसला करे, जल्दी से जल्दी इसका इन्वेस्टिगेशन हो, सच सामने आए। तो वो कहीं नहीं डर रहे हैं और वो कहीं नहीं भाग रहे हैं जांच से। उनको पता है कि, और यही सही तरीका है कि जो जांच होगी ईमानदारी से जांच हो, सामने आए। और ऐसे मैं फिर कह रहा हूं कि कोर्ट के सामने हमें पूरा विश्वास है कि जो सच्चा होगा वो सामने आएगा, जो सच सामने आएगा। लेकिन सर्वेश जी, दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पर अदालत में गए हुए केसेस में फैसला आने में लगता है बहुत वक्त, और जब तक ये वक्त लगेगा तब तक राजनीति इसी तरीके से होगी। नहीं, इसमें बहुत वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि माघ मेले में विवाद हुआ था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पहले नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दिए हैं, तो ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित। देखिए, जब इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं ना, वो इतने मल्टीफेसेटेड आरोप लगाए गए हैं, वो बहुत फोकस्ड आरोप है नहीं। वो आरोप अगर पढ़े जाएंगे, देखिए न्यायालय में लंबित है, उसमें टीका टिप्पणी की अलग बात है, लेकिन क्योंकि मैं भी वकील हूं और आप उस पर उसको एनालाइज करते हैं कि किस तरह से आपने क्या रिलीफ मांगी है, क्या आपने एक्यूजेशंस दिए हैं। उनके एक्यूजेशंस ही ऐसे हैं कि वो स्टैंड नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, पूरे अथॉरिटी से बता रहा हूं। मतलब आप कह रहे हैं कि केस में दम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, बिल्कुल नहीं। समय मेरे पास कम है तो मैं जल्दी से टिप्पणी भी ले लूं। संदीप जी, देखिए, एक बात मैं और बताऊं, मेरे ऊपर अगर कोई गलत मुकदमा झूठा होगा तो मैं उसी दिन जाके उस आदमी के खिलाफ भी कंप्लेंट करूंगा जिसने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करा है। तो मैं तो कहूंगा गुरुजी का भी कोई वकील होगा, उनको तुरंत जाके क्रिमिनल कंप्लेंट एक दायर करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं और समाज में टेलीविजन में आके अगर सिर्फ बोल रहे हैं और ये चर्चा का विषय बन रहा है, तो ये भी एक सोचनीय और गंभीर प्रश्न है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और मैं आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उनको सलाह दूंगा कि उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो एक थाने में जाके वो भी एक तहरीर दे दे, कंप्लेंट दे दे, वो भी 156 दिन में चले जाए, ताकि कल को वो समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों के प्रभाव। ठीक है, महेंद्र रामदूत जी। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि आप उस पार्टी से संबंध रखते हैं जो पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों पर चलती थी, जो पार्टी कहती थी कि सरकार आएगी जाएगी लेकिन देश रहना चाहिए, और देश की वास्तविक खूबसूरती सनातन में है। चलिए, वो गुरुजी आपकी विचारधारा के नहीं हो सकते, लेकिन और बहुत से गुरुजी हैं जो आपकी विचारधारा के हैं, आपकी छाया है। तो कहीं अगर एक गुरुजी बाय द वे अगर राजनीति की बलि चढ़ गए ना इस एलिगेशन के साथ, तो महोदय इतिहास माफ नहीं करेगा, बहुत गंभीर परिणाम आएंगे। राजनीतिक रूप से तो हो सकता है आप सफल हो जाए, लेकिन वास्तविक में सनातन हार जाएगा। यहां मेरा हमेशा एक वो रहता है कि अगर सनातन में कोई दोषी हो, वो चाहे शंकराचार्य हो चाहे आम व्यक्ति हो, उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो दोषी नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न इस तरीके से मुझे नजर आ रहा है कि माघ मेले से इस तरीके की बात चली, चारा शंकर।
आपके नेटवर्क में दिक्कत आ जा रही है सुनील जी। फिर वो वही बात कह रहे हैं कि माघ मेले से जो चला वो आप कड़ियां जोड़ते जाइए, आप डॉट्स कनेक्ट कीजिए, ये वही है, ये अचानक से कुछ नहीं हो गया है, ये बाकायदा एक साजिश है, पॉलिटिकल साजिश कि आप टकराएंगे सत्ता से तो ये होगा आपके साथ। देखो, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सत्ता से टकराने के बाद ऐसी परिस्थितियां बनेगी। कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि सत्ता आएगी जाएगी। निश्चित तौर से जब बड़े लोग होते हैं, जैसे त्रिपाठी जी कह रहे थे कि एफआईआर क्यों नहीं की पुलिस ने, ऐसा कुछ नहीं पाया गया होगा। जो बड़े लोग होते हैं तो बड़े लोगों के खिलाफ पुलिस एफआईआर करने से एक बार के लिए डरती है, भूचाल ना आ जाए, बवाल ना हो जाए ज्यादा। तो निश्चित तौर से यदि जज साहब ने बैठ के बंद कमरे में बयान सुने हैं, समझे हैं और उसके बाद कोई आदेश दिया है, लेकिन फिर भी उसके बाद पुलिस जांच करेगी। और ये मैं जरूर कह रहा हूं कि हां, सनातन को हानि होगी, कुछ भी हो। यदि वो गलत साबित भी होते हैं तब भी सनातन की हानि होगी। इसलिए हानि होगी कि लोगों के का जो दायरा है ना वो खुल जाता है। फिर जैसे किसी के खिलाफ कोई बयान देने लगे तो लोग पहले से डरते हैं, लेकिन जब शुरुआत हो जाती है तो हर कोई व्यक्ति फिर वही आरोप लगाने लगता है। सनातन धर्म है सर्वोच्च, इससे सर्वोच्च कुछ है ही नहीं, शंकराचार्य से सर्वोच्च। इससे ऊपर जहां तक हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर है, यदि ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में 4 शंकराचार्य हैं या शंकराचार्य पर ये है, तो मुझे ये लगता है कि यदि पुलिस कंप्लेंट भी हुई थी, उसको तत्काल सरकार को सक्रिय हो जाना चाहिए था। सरकार को बड़े स्तर पर एक जांच करानी चाहिए थी, एक कमेटी बना देनी चाहिए थी, और कमेटी का जो भी निर्णय आता, जो भी जांच में आता, उसके बाद ये सब चीजें होती। मैं ये नहीं कह रहा कि उन पे आरोप लगे हैं तो नकार दिए जाए, लेकिन एक उच्च स्तरीय कमेटी बनती और उच्च स्तरीय कमेटी में जो भी निर्णय आता उस निर्णय के बाद सरकार देती। लेकिन सीधा थाने जाके और 156(3) में तो कोई भी किसी के खिलाफ जा सकता है, और 156(3) में लगभग में जहां तक मैं मानता हूं 95% मजिस्ट्रेट आदेश ही करता है एफआईआर के। 5% एक आध केस होते होंगे जिनमें एफआईआर के आदेश नहीं होते होंगे। लेकिन सनातन को बचाने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को, देखो, लड़ाई तो चलती रहेगी, मुख्यमंत्री के बीच हो, शंकराचार्य जी के बीच हो। उन्होंने तो राहुल गांधी के खिलाफ भी बोला, तमाम लोग अखिलेश सरकार के खिलाफ भी उन्होंने बोला, तो यदि योगी सरकार के खिलाफ बोल दिया तो कौन सी नई बात आ गई। हाँ, उनका स्वभाव ऐसा है, लेकिन सनातन को डैमेज करने से पहले मुझे लगता है कि एक सनातनियों की सरकार है, एक योगी की सरकार है, जिस पर एक धर्मगुरु बैठे हुए हैं सत्ता के शासन पर। तो मैं पत्रकार होने के नाते, जहां तक मेरा अनुभव है, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनती, जो भी आरोप हैं, और उन आरोपों पर जांच होती, और जांच के बाद यदि ऐसा कुछ निकल के आता तो निश्चित तौर से एफआईआर होती, फिर सर्वमान्य होती वो एफआईआर। ठीक है, फिलहाल अदालत ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। जब तक जांच होगी तब तक राजनीतिक बयानबाजी भी इसी तरीके से होती रहेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक।